जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ गौतम और आज के सेशन को बेटा करते हैं कंटिन्यू। जैसे कि पिछली क्लासेस में हम लोग अपने एमसीक्यूज कर रहे थे और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासेस को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये क्लासेस जो है बेटा हमारी क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। प्लस आपको इससे रिलेटेड अब यूजीसी नेट कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलने वाली है, जहाँ पर टॉपिक्स भी होंगे, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास भी चलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा पीजीटी कॉमर्स की, और ये जितने भी हमारे रिलेटेड हैं, एचपीएससी हो, बीपीएससी हो, आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो, डीट्रिपल हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, यानी कि ये जो क्लास है अकाउंटेंसी की, इसमें सभी एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों को लाया जाएगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर। ठीक है, यानी कि सभी बच्चे यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जितने भी हमारे भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर इन क्लासेस से बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, चलिएगा, तो देर ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारे पास प्रथम क्वेश्चन है क्या, ये है बेटा हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट। कहता है द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल डिक्टेट दैट ऑल टाइप्स ऑफ इनकम should be recorded or recognized when cash is received at the end of the accounting period, when they are earned या when interest is paid। ठीक है, तो आपके पास तीन ऑप्शन, यहाँ पे चार ऑप्शन है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो कंसेप्ट है, वो कहता क्या है कि इनकम को हम जब कब करेंगे, जब वो रिसीव्ड हो जाएगी, या फिर एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड व्हेन दे आर अर्नड, या फिर व्हेन इंटरेस्ट इज पेड। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम सबको ध्यान क्या रखना है भाई कि सर हम क्या करते हैं, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। अब जो हमारी रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज कब होती है, जब सर हम क्या कर लें, उसको अर्न कर लें। हम उसको क्या कर लें, अर्न कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको अर्जित कर लिया, हमने उसको क्या कर लिया बेटा, अर्जित किया पैसे को, लेकिन अभी तक हमने उसको रिसीव्ड नहीं किया है। यानी कि लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास बेटा क्या है, हमारे पास एक ईयर है और वो ईयर स्टार्ट हुआ कहाँ से, वो ईयर स्टार्ट हुआ बेटा यहाँ से 1 अप्रैल 2021 से, और साल कब खत्म होगा बेटा, 31 मार्च 2022 को। लेकिन इस पीरियड के बिटवीन यहाँ पे आया 1 फरवरी 2022। 1 फरवरी 2022 को मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे कुछ गुड्स को सेल कर दिया। ठीक है, गुड्स को मैंने क्या करा, सेल कर दिया, मैंने गुड्स को बेच दिया। अब ये जो गुड्स मैंने बेची हैं, इसका अमाउंट रिसीव्ड होगा बेटा मेरे को कब, 1 मई 2022 को। और यहाँ पे क्या होगा, 1 मई 2022 को मेरा जो है ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, चेंज हो गया। डजंट मैटर, फाइनेंशियल ईयर बेशक चेंज हो जाए, यहाँ पे आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या कि सर जिस दिन वो अर्न हुई है उसी दिन हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा कौन कहता है सर, ऐसा कहता है हमारा कौन सा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा बेटा, हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा। देखो बेटा, ये एक फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 का था। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर जो था ना बेटा, वो एक ईयर था जो हमारा 21-22 का था, लेकिन यहाँ से एक नया साल आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है और पैसा मिला है अगले साल में। ठीक है, पेमेंट कब रिसीव हुई है, नेक्स्ट ईयर में, और अर्न कब हो गई थी, पिछले साल में। तो जब भी वो अर्न होगा तभी उसको हम लोगों को रिकॉर्ड करना होता है। चलिएगा, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है बेटा प्रिंसिपल स्टेट दैट द फर्म, ठीक है, द फर्म शुड रिकॉर्ड रेवेन्यू इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट अर्न इट रियलाइजेबल, नॉट व्हेन कैश इज कलेक्टेड। ठीक है, तो जब नहीं करेंगे जब कैश कलेक्टेड होगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए। सेलर डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द ट्रांसफर गुड्स, यानी कि कंट्रोल किसके पास जा चुका है, अब बायर के पास जा चुका है। कंट्रोल किसके पास जा चुका है बेटा, बायर के पास जा चुका है। रीजनेबल एश्योरेंस कैश ऑफ कलेक्शन, रेवेन्यू अमाउंट कैन बी मेजर हो चुका है। एडवांस पेमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज एज लाइबिलिटी नॉट एज रेवेन्यू। ठीक है, अगर आपको कोई बेटा एडवांस पेमेंट मिल जाती है तो एडवांस पेमेंट को आप क्या मानोगे, लाइबिलिटी मानोगे, ना कि वो आपकी क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, इट इज नोन एज डिफरेंट रेवेन्यू और डिफरेंट इनकम। ठीक है,
तो डेफर्ड रेवेन्यू है और इनकम है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैश अकाउंटिंग स्टेट दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन कैश इज कलेक्टेड नॉट व्हेन गुड्स आर सोल्ड। यानी कि अगर हम बात करें किसकी बेटा, कैश बेसिस अकाउंटिंग की, और बात करें अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग की, तो ये कंसेप्ट कहाँ पे लगेगा, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में। कैश बेसिस अकाउंटिंग में आप हमेशा डायरेक्टली क्या करेंगे, जब कैश रिसीव होगा तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। चलिए जी, तो ये तो था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन ये था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, और अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, द कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। ठीक है, असर्शन कहता है जो कैपिटल है वो ट्रीट करते हैं एज अ लाइबिलिटी, बिकॉज क्योंकि कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ड्यू टू मनी मेजर कंसेप्ट, ड्यू टू मनी मेजर कंसेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे चीज समझनी है आपको। तो बेटा अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो लाइबिलिटीज तो हमारे पास 2 हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज तो क्या है भाई, हमारे पास 2 हैं। और लाइबिलिटी कौन कौन सी होती है बेटा, इंटरनल लाइबिलिटी और आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, 2 टाइप की लाइबिलिटी चल रही है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो इंटरनल लाइबिलिटी है इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो आपके पास देखते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, आपके पास क्रेडिटर हैं, बिल्स पेबल हैं, ये सभी क्या है बेटा आपकी अदर लाइबिलिटीज हैं। यानी कि आप इट इज ऑल्सो नोन एज आउटसाइड लाइबिलिटीज। डन है भाई इतनी बात, आउटसाइड लाइबिलिटी और इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है जी, चलिएगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। हाँ सर हो सकता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन बोलता है कैपिटल ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ड्यू टू मनी मेजर कंसेप्ट। नहीं सर, ये बात तो गलत है। मनी मेजर कंसेप्ट तो क्या कहता है कि सर हमें टर्म्स को रिकॉर्ड करना है, हमें टर्म्स को रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी में। तो कैपिटल ट्रीट नहीं, ये क्या होता है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करता। जब किसकी बात करता, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करता, तो हम इस बारे में सोच सकते थे। ठीक है, तो रीजन क्या है यहाँ पे गलत है, असर्शन यहाँ पे क्या है बेटा ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात बेटा। तो कैपिटल ट्रीटेड लाइबिलिटी हो सकती है, लेकिन कहीं पर अगर हम बात करें कि भाई मनी मेजर कंसेप्ट किसकी बात करता है, तो ना जी ना, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस अ कंपाउंड जर्नल एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन। कंपाउंड एंट्री आप कब रिकॉर्ड नहीं करोगे, ये आपको सोचना है। लिखा है बेटा, 1 अकाउंट इज डेबिटेड एंड 2 और मोर अकाउंटिंग आर क्रेडिटेड। हाँ जी, ये बात तो सर एकदम सही है। कंपाउंड एंट्री बेटा हम जब करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन्स क्या होनी चाहिए, सेम डे पे होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सेम डे पे वो ट्रांजेक्शन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करती है बेटा हमारी क्या, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, 2 और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड 1 अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, हाँ सर ये बात भी सही है। ओनली 1 अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। कहता है नॉट रिकॉर्डेड की बात कर रही है, किसकी बात कर रहा है, कब मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ठीक है, तो कहता है बेटा एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और 2 और मोर अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। सर ये हमारे लिए क्या है, कंपाउंड है। 2 और मोर अकाउंट डेबिट हो रहे हैं एंड 1 अकाउंट इज क्रेडिट हो रहा है, तो सर ये भी हमारे लिए क्या है, कंपाउंड एंट्री है। बट कहता है ओनली 1 अकाउंट इज डेबिट एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिट। सर ये हमारे लिए कंपाउंड एंट्री नहीं है, क्योंकि सर कंपाउंड एंट्री में अकाउंट्स डेबिट होने चाहिए 2 से अधिक। ठीक है, और लिखा है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा आपका ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक अकाउंट को डेबिट किया, 2 अकाउंट को क्रेडिट किया, 2 अकाउंट को डेबिट किया, 1 अकाउंट को क्रेडिट किया, चलेगा सर, लेकिन एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो ये सिंगल जर्नल एंट्री है, ये आपकी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जर्नल एंट्री नहीं है। ओके जी, डन है इतनी बात। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका था बेटा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सक्रिप्शन ड्यू not received show in the asset side of balance sheet, debit side of income and expenditure account,
क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, या फिर बेटा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखा जाए बेटा सबसे पहली बात तो ये टॉपिक आपका निकल के आता है कहाँ से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, यानी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ से। अब सब्सक्रिप्शन की बेटा एक बात करें हम लोग, तो सब्सक्रिप्शन क्या है, एक तरीके से आपके लिए क्या है, एक इनकम है, या मैं इनको इनकम नाम नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, एज अ इनकम। लेकिन ये इनकम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इसको क्या बोले, हमारे बिजनेस की ये एक तरीके से इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक तरीके से रेवेन्यू है, जो पैसा इनके पास आ रहा है एज अ चंदा, एज अ डोनेशन, एज अ सब्सक्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे बेटा इनकम और प्रॉफिट की बात नहीं होती, यहाँ पर सरप्लस देखते हैं हम लोग। तो लिखा है बेटा असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट या फिर डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो बेटा कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और एक तरीके से आपके पास पैसा आने वाला है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम हमेशा आपके लिए क्या होती है सर, असेट्स होती है। क्या होती है बेटा, असेट्स होती है, सही बात है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो आपके लिए क्या होती सर, लायबिलिटी होती। अगर सर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो हमारे लिए क्या है, असेट्स है। दूसरी बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सर क्या आते हैं, नॉमिनल नेचर के, ठीक है। जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है बेटा, ये अकाउंट किस नेचर का है सर, नॉमिनल नेचर का है। किसका है सर, ये नॉमिनल नेचर का है। ओके, डन है। तो सर इसमें तो ये आएगा नहीं, चलिए तो ये आंसर हो नहीं सकता। क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सर ड्यू है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे काम करता है, ऑन कैश बेसिस के तरीके से काम करता है, यानी कि सर डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, यानी कि रियल अकाउंट में काम कर रहा होता है, ठीक है। लायबिलिटी नहीं है सर, हमारे लिए क्या है, ये असेट से मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है जी। क्या होगा बेटा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता कि भाई ये एक एडजस्टमेंट है, क्या है बेटा, ये एक हमारे लिए एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट्स को आप कहाँ एडजस्ट करते हैं, पार्टनर्स में। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं कि सर जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसके अंदर जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन होती है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं बेटा, क्रेडिट साइड। तो वहां पर हम आउटस्टैंडिंग इनकम को शायद क्या करते, एडजस्ट करते, ठीक है। लेकिन वो कब होगा, जब एडजस्टमेंट की बात करेगा, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है। और यहाँ पे देखो डेबिट साइड लिखा है, ना कि क्रेडिट साइड लिखा है, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड लिखा होता तो हम सोचते उसके बारे में। ओके, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन ईयरली बेसिस, सर्टेन पीरियड बेसिस, एज ऑन पर्टिकुलर डेट, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर बोथ ए एंड बी। कैसे भी हम इसको क्या करें, कर सकते हैं। तो देखो बेटा ये क्या है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो कि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स है, कैश बुक और तेरा जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती है, कैश बुक और पासबुक की ट्रांजेक्शन्स का कहीं पर निचोड़ नहीं निकल पा रहा है, तो हम वहाँ क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब ये देखो बेटा, अगर मैं इसको बोलूँ कि सर ईयरली बेसिस बनती है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सर्टेन पीरियड बेसिस बन सकती है, ठीक है। आप कोई पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आंसर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि सर्टेन पीरियड बेसिस पे आप बना सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि ये मंथली बनेगी, एनुअली बनेगी, या फिर ईयरली बेसिस बनेगी, या फिर 6 मंथ पे बनेगी, या किसी पर्टिकुलर डेट पे बनेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब कंपनी को उसकी नीड होगी तब हम क्या करते हैं, आपके बीआरएस को बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इसको मंथली बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आप क्या बोल सकते हैं, सर्टेन पीरियड बेसिस पे इसको हम ले सकते हैं। कोई फिक्स डेट नहीं है कि एनुअली बनेगी या फिर मंथली बनेगी या पर्टिकुलर डेट पे। ओके, चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है बेटा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स and liabilities is distribute among the partner in the ratio, old partners के old ratio में, old partners के gaining ratio में, new partners के new ratio में, या फिर बेटा new partners के gaining ratio में। यानी कि सर अगर हम बात करें बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बता रहा है भाई हमें,
ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कर रहा है एक तरीके से हमारे लिए ये। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो कर रहा होगा वो किसकी कर रहा होगा बेटा, ओल्ड पार्टनर्स की। ओल्ड पार्टनर्स की। तो पहली बात तो समझ में आ गई सर, ओल्ड पार्टनर के लिए, तो भाई न्यू पार्टनर का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, न्यू पार्टनर का सर इसमें कोई भी काम नहीं है, ओल्ड पार्टनर का काम है। तीसरी बात क्या कहता है कि सर ओल्ड पार्टनर्स है तो ओल्ड शेयर में बंटना चाहिए। गेनिंग रेशियो में तो हम क्या करते हैं, गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, जो हम गुडविल एडजस्ट करते हैं उसको करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए सर, कि रिवैल्यूएशन का लॉस या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है जी, या तो रिवैल्यूएशन का लॉस या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, दोनों ही यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और चाहे वो आपका रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, ठीक है बेटा, रियलाइजेशन में जाना हो, कहीं भी हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी इस तरीके से बढ़ता है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, तो वहां पर भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में बात करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द एक्सपेंसेस प्रॉफिट ऑफ लॉस एंड ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट, करंट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड नन ऑफ द अबव। अब आप ध्यान से सोचेंगे तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें अभी पीछे डिस्कस की है हमने, कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ पे करिए बेटा हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर मैंने कैसा बताया था बेटा आपको, सर नॉमिनल नेचर बताया था। कैसा बताया था सर आपने, सर नॉमिनल नेचर बताया था। आ रही है मेरी बात समझ, कैसा नेचर बताया था बेटा मैंने आपको, नॉमिनल नेचर बताया था। डन है इतनी बात, जी सर, चलिएगा इतनी बात डन है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है बेटा, ये हमारे लिए नॉमिनल नेचर है। क्या है, नॉमिनल। तो सेम बेटा प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट होता है, ये किस नेचर का होता है सर, नॉमिनल नेचर का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी किस नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। और ये ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर की बात करता है। किसकी बात करता है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर की बात करता है। अब ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, अगर ये मेरी बात समझ में आती है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो अब भाई ये बताओ नॉमिनल अकाउंट क्या है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड एट बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। द अकाउंट दैट रिप्रेजेंट कंट्री इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट की बात करता है। द अकाउंट इन विच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर स्टोर्ड फॉर अ वन फिजिकल ईयर। और अगर मेरी बात को ध्यान से सुना होगा पिछले क्वेश्चन में तो यहीं से आपको आंसर समझ में आ जाएगा। और डी क्या लिखा होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखो बेटा मेरी क्लासेस थोड़ी सी आपको स्लो लगती होगी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, डबल स्पीड करके उसको देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें और आप सभी की बात, हम अपनी बात पहुंचा सकें, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिले। ठीक है जी, चलिएगा। तो बेटा यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट की बात, अभी मैं पीछे आपसे क्या बोला, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला बेटा, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, फिस्कल ईयर। क्या है बेटा यहाँ पे, फिस्कल ईयर का मतलब ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर। यानी कि सर जितने भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या होते हैं, खर्चे। और देखो बेटा सबसे बड़ी बात समझ लेना क्या, कि नॉमिनल अकाउंट का कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, रियल और पर्सनल अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग होता है। नॉमिनल अकाउंट के उसी साल में हमें क्या करने होते हैं, फिनिश करने होते हैं। ओके, डन है इतनी बात। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेटा क्या है हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। कहता था दैट अकाउंट रिप्रेजेंट कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यहाँ पे बेटा आपने पढ़ा होगा कैपिटल अकाउंट के बारे में, पढ़ा ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे, करंट अकाउंट बनाते थे, तो उसकी बात करेगा भाई वहां पे वो।
अगर नॉर्मली इंटरेस्ट डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा होगा, सेविंग अकाउंट की बात कर रहा होगा। हमें नॉमिनल अकाउंट की बात करनी है जो कि एक फिजिकल फाइनेंशियल ईयर में बनता है। चलिए, व्हाट इज द एक्सेप्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन अ पार्टनरशिप फर्म। इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड ना होने पर लोन अकाउंट पर कितना ब्याज दिया जाना चाहिए? 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, 6% इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, 10% कंपाउंड, 12% सिंपल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे हमारा सिंपल रेट क्या होता है? 6% सिंपल इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे लगाते हैं। किस पे? लोन पर। किस पर बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि पार्टनर देता है। ठीक है, और साथ में अगर प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप डीड की बात नहीं की जाती तो आपने देखा है कि प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे बांटते हैं सर? इक्वली बांटते हैं। कैसे बांटते हैं भाई? इक्वली बांटते हैं जी सर। क्लियर है इतनी बात? तो इंटरेस्ट प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है और 6% का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर एक्सेप्टेड होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग bring equipment from the place of purchase to the place of installation is the type of revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो बेटा हुआ क्या कि मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। क्या खरीदा बेटा? एक मैंने कंप्यूटर परचेज किया 1 लाख रुपए। कितने का परचेज किया बेटा? 1 लाख रुपए का हमने क्या किया? एक कंप्यूटर परचेज किया और इसको परचेज करने पर मैंने कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिए। क्या दिए बेटा? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिए 10,000 रुपए के। ठीक है, तो जब हम कोई असेट्स पे एक्सपेंडिचर्स क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो खर्चा करते हैं, या मैंने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदी और उसको मैंने क्या करा? पूरा रिपेयर कराया अच्छे से। उस पर जो खर्चा करते हैं वो सभी बेटा हमारे किसका पार्ट होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का पार्ट होते हैं। किसका होते हैं बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है तो एक बार बताइएगा। इतनी बात समझ में आती है तो एक बार बताइए जी सर। डन? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा हमारा अगला क्वेश्चन? देखिए, लिखा है रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड कार। अभी मैंने बताया repair of second hand car or purchase is debit to repair account. It is an error of compensating error, omission, commission या फिर प्रिंसिपल। कौन सा एरर इसमें नजर आ रहा है आपको? कौन सा एरर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है? कंपनसेटिंग एरर, ओमिशन, कमीशन या फिर प्रिंसिपल? जी बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर? जी डन है इतनी बात? हाँ जी सर। देखो बेटा, अगर मैंने बोला सेकेंड हैंड कार है और सेकेंड हैंड कार को मैंने भी रिपेयर कराया तो मेरे लिए क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कहाँ जाना चाहिए था? कार अकाउंट में। कहाँ जाना चाहिए था? कार अकाउंट में। लेकिन मैंने उसे कहाँ डाल दिया बेटा? रिपेयर अकाउंट में। तो ये बेटा आपके लिए क्या है? प्रिंसिपल एरर। क्या है ये? प्रिंसिपल का एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ये कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है, एडिशन में मिस्टेक नहीं है, एंट्री की मिस्टेक नहीं है। ये आपने क्या करा? प्रिंसिपली गलत फॉलो कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या होगा बेटा? सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? जी सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज, अगर हम बात करें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? एक बार बताइएगा जी सर। डन? ओके, तो देखो कहता है अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स to raise goodwill account by its value, additional capital introduced by the partner, additional capital introduced by the partner। तो यहाँ पे बेटा आपके पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी,
कि सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हम पार्टनर्स का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी पार्टनर को हम क्या करते हैं, एडमिट करते हैं, रिटायर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना, ये तो सब क्या फंडामेंटल काम है हमारे पास। तो ये आप पे आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलिए, लिखा बेटा अ सम ऑफ ₹5,000 विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर, ठीक है, 5,000 रुपए का अमाउंट विड्रॉ किया प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए और डेबिट कर दिया बेटा ट्रेवलिंग एक्सपेंस। व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री, क्या होनी चाहिए। देखो अगर आपने पैसा पर्सनली विड्रॉ किया है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सर कैश अकाउंट। लेकिन सर भाई ने उस खर्चे को कहाँ डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस के एक्सपेंस दिखा रहा भाई उसे। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। तो सर अब हमें क्या करना चाहिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की जगह पे ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। तो यहाँ पे बेटा सही जवाब क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, इतनी बात समझ में आई भाई, इतनी बात क्लियर है तो बताएं, डन है बेटा इतनी बात। जी सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में बेटा इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। जब तक कि जुड़े रहें शिक्षा मित्र क्लासेस में और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, अगर आप पहले से हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन में हैं तो बेटा आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स को हमारे इस चैनल के बारे में डिस्कस जरूर करना है, ठीक है। इसी के साथ मिल लूँगा आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए सभी को बाय बाय, ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।